मैं ये कह रहा था कि हमारे जो सांसद हैं उनका एक प्रमुख काम है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाना और संसदीय जो सत्र है उसमें भाग लेना। लेकिन वहाँ के सांसदों का एक प्रमुख काम ये भी है कि प्रत्येक सांसद अपने जो कार्य अवधि है उसका 60% 60% मिलिट्री वर्क में सहयोग करेगा और 40% जो है अपने संसदीय क्षेत्र में या जो उनके पार्लियामेंट है, क्योंकि उनके पार्लियामेंट जो सेशन है वो 3 वीक के लिए 4 बार बैठती है साल में। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक सांसद अगर ये नहीं करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही विशेष खूबी है जो स्विट्ज़रलैंड की। तो मैंने आपको जो नोट्स भेजा था उसमें मैंने एक पिक्चर था कि दोनों जो चैम्बर हैं, दोनों सदन हैं पार्लियामेंट के। अच्छा, वहाँ महिलाओं की भी जो भूमिका है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले महिलाओं की भूमिका उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है महिलाएं भी चुनकर आ रही हैं। अब देखिए वहाँ पे कुल 15 जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, वहाँ का जो ये फेडरल काउंसिल है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। वहाँ अनूठा इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जो राष्ट्रपति है वो 1 साल के लिए चुना जाता है और जो डिप्टी राष्ट्रपति है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो दूसरे साल उसकी जगह ले लेता है। और जो सीनियर या जो मतलब जो उम्र में सबसे ज़्यादा है, जो 7 लोग के बीच में, वो उस तरह से आगे बढ़ते हैं और 4 साल के लिए कुछ होते हैं ये फेडरल काउंसिल के लोग। तो ये आपस में वोट कैसे देते हैं? जैसे 15 पार्टी हैं तो 15 पार्टी में से 7 ही लोग चुनकर जाएंगे। तो वहाँ पे जो निर्वाचन जो उम्मीदवार होता है वो ज़रूरी नहीं कि पार्टी का ही उम्मीदवार हो, वो कोई आम नागरिक हो सकता है स्विट्ज़रलैंड में। इसलिए वहाँ पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है बहुत ही प्रभावशाली है स्विट्ज़रलैंड में। तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं फेडरल काउंसिल में। फेडरल काउंसिल देखिए, मैंने जब आपको नोट्स भेजा उसमें उसको फोटोज भी हैं। द फेडरल काउंसिल इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्विस कॉन्फेडरेशन। इट मेंबर्स रिप्रेजेंट स्विट्जरलैंड्स मेन पॉलिटिकल पार्टीज। जो फेडरल काउंसिल है उनमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैंने जो नोट्स भेजा उसमें 2020 के अभी वर्तमान में जो उनके फेडरल काउंसिल है उसके उन्होंने उनका फ़ोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड हैज़ 7 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड फेडरल असेंबली। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो चुनाव होता है फेडरल काउंसिल का वो संयुक्त संसदीय सत्र से होता है। नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स दोनों सदन के सदस्य बैठते हैं और 246 सदस्य मिलकर 7 सदस्यों को नामित करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, सॉरी। The national government of Switzerland has 7 members who are elected by the United Federal Assembly. Each federal councillor is appointed to serve. तो जो 7 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक को क्या बोला जाता है? फेडरल काउंसिलर। फेडरल काउंसिलर इज अपॉइंटेड टू सर्व ए 1 year टर्म एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द फेडरल असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। तो जो वरीयता होगी, जो उसमें निर्धारित तत्व क्या होंगे कि जो सबसे सीनियर होगा वो प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद जितने भी फेडरल काउंसिलर होंगे, और 1 साल के बाद फिर वो चेंज होता रहेगा। प्रेसिडेंट हट जाएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा। द फेडरल प्रेसिडेंट चेयर द सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अंडरटेक स्पेशल सेरेमोनियल ड्यूटीज पर्टिकुलरली अब्रोड। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है जो कुछ अलंकृत समारोह होते हैं उसमें भाग लेते हैं, और जो विदेश जाकर जो संधि करते हैं या कोई मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, तो इस तरह से वहाँ के भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उनकी जो कार्यकाल जो उनकी जो क्रियाकलाप हैं वो प्राइम मिनिस्टर का भी भूमिका निभाते हैं। तो देश में जब रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाते हैं, विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की वहाँ पर एक ही है तो उसकी भी भूमिका निभाते हैं। कितना मज़ेदार है कि सभी सदस्य जो हैं विभिन्न पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के, वो आपस में मिलकर 7 सदस्यों को चुनते हैं और उन्हीं चुने हुए लोग में से एक राष्ट्रपति बनता है, एक उपराष्ट्रपति बनता है। इन कीपिंग विद द कंसोशिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एडॉप्टेड बाय स्विट्जरलैंड, ऑल मेंबर्स ऑफ फेडरल काउंसिल प्लेज टू गवर्न इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है। ये 7 सदस्य जब चुन गए तो उनके आपस में कैसे जैसे हमारे यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, जैसे कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि भाई हम इन मुद्दों पर आपको सहयोग करेंगे, तो दूसरे जो विभिन्न सहयोगी दल हैं
वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कुछ बातें रखते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब 7 सदस्य चुन लिए गए तो उनकी बात एक मत से बाहर निकल कर आती है, भले उनकी आपस में कुछ मतभेद हों या उनकी पार्टी लाइन उससे अलग रहती हो, लेकिन जब बात आएगी, क्योंकि 7 सदस्य जो हैं वो एक एक विभाग के अध्यक्ष हैं, जो फेडरल काउंसलर हैं वो एक एक विभाग के, जैसे मंत्री परिषद होता है ना, तो वैसे वो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, तो एक एक विभाग उनको मिला हुआ है। तो जब उनकी कोई डिसीजन निकल कर आती है कैबिनेट की, तो वो एक मत से आती है, इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है। जैसे कॉलेजियल बॉडी द फेडरल काउंसिल मस्ट रिमेन यूनानिमस व्हेन प्रेजेंटिंग कैबिनेट डिसीजंस टू द पब्लिक इवन इफ इट इज़ कॉन्ट्रारी टू देयर पर्सनल व्यू और द ऑफिशियल लाइन टेकन बाय द पार्टी। तो अगर उनके व्यक्तिगत राय या पार्टी लाइन से अलग भी हो, लेकिन वो एक मत से बोलते हैं, और अगर एक मत नहीं होता है तो फिर रेफरेंडम कराते हैं। ज़्यादातर रेफरेंडम नहीं होते, वो एक मत से बोलते हैं। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल हैं वो आपस में मिल के ही एक मत से बोलते हैं, जब जनता की समस्याओं को सुलझाना हो या उसको उनको सुलझाना हो या उनको एक्सेप्ट करना हो कि कोई चुनौती आ गई या कुछ सुधार करने हैं संविधान में। तो इसलिए कंपोजिशन एंड रूल्स एट प्रेजेंट द फेडरल काउंसिल हैज़ 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लिबरल पार्टी, 2 रिप्रेजेंटेटिव, देखिए ये उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नाम बता रहा हूँ। तो 2 सदस्य जो हैं वो लिबरल पार्टी के हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विस सोशल डेमोक्रेसी पार्टी, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विस पीपल्स पार्टी एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विस क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ईच मेंबर ऑफ द फेडरल काउंसिल ऑल्सो हेड्स ए फेडरल डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो 7 सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और उनको विभाग बांटे जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। द फेडरल काउंसिल जनरली मीट्स वंस अ वीक। तो जैसे हमारे यहाँ जो कैबिनेट मीटिंग होती है, तो उनके यहाँ पे जो फेडरल काउंसिल है वो प्रत्येक सप्ताह में एक बार मिलती है, वंस ए ईयर, वंस ओवर द ईयर इट deals with between 2000 to 2500 items of business which have been prepared by the federal department or by the federal chancellery। तो जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो पूरे देश में जो सबसे बड़ा IAS की जो पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो वैसे वहाँ पर जो है फेडरल चांसलर, उसकी जो उसकी जो भूमिका, वो हमारे यहाँ जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसकी भूमिका के तहत। जैसे प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुखिया पुलिस का है वो DGP है, और सबसे बड़ा जो IAS है वो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है। इसी तरह जो देश में जो सबसे बड़ा IAS की जो पद है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो वैसे वहाँ पर भी जो फेडरल चांसलर है वो उसी का ही भूमिका, उसी की भूमिका निभाता है और वो वही कार्य करता है। तो द फेडरल चांसलर हु एक्ट्स एज ए चीफ ऑफ स्टाफ टू द फेडरल काउंसिल अटेंड्स ऑल कैबिनेट मीटिंग्स बट इन ए प्योरली एडवाइजरी कैपेसिटी। तो जो हमारे यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं या जो देश में जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, तो वो सुझाव दे सकते हैं उनको, किसको? कैबिनेट की मीटिंग्स में ये, लेकिन उनको उसमें हिस्सा लेते हैं, बस सुझाव देते हैं, अपने मत को रख सकते हैं, लेकिन जो तय होता है वो 7 लोग के बीच में ही होता है। मतलब वो वोट नहीं डालते, वो कैबिनेट में अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसको अपने मन से नहीं मनवा सकते। उनको अपने सुझाव अगर मांगे जाते हैं तब वो देते हैं, और उनकी जो फाइलें होती हैं उसको देखते हैं, परीक्षण करते हैं, उनको जो दायित्व दिए जाते हैं वो निर्वहन करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में देखिए, यहाँ पर अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियलशिप है उसको रखा गया है। उनके जो 4 साल वहाँ भी चुने जाते हैं, रखे जाते हैं, यहाँ पे 4 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 साल के लिए फेडरल काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता। प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक कंसेप्ट है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑल फॉर वन मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सदस्य हैं, 7 सदस्य, वो एक आदमी मतलब प्रेसिडेंट की बात मानेंगे, और वन फॉर ऑल क्योंकि आपस में वो राय मशवरा करके ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट कुछ बोल दिया और सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वह विचार विमर्श बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वन फॉर ऑल मतलब जो एक व्यक्ति है वो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अलग अलग पार्टीज़ के हैं, एक पार्टी के नहीं है वो। तो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल है। तो द फेडरल काउंसिल इज़ ए कलेजियल बॉडी इन विच द मेंबर्स शेयर इक्वल पावर। तो देखिए वहाँ पर इक्वल पावर है, ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रपति बन गया तो उसको विशेष पावर नहीं, इक्वल, वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है। जैसे ब्रिटेन में है ना फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल प्रधानमंत्री, वैसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है स्विट्जरलैंड का वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है।
तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट फेडरल काउंसिल इज ए कॉलेजियल बॉडी विद 7 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 4 years टर्म बाय पार्लियामेंट. द फेडरल चांसलर एक्ट एज ए चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द फेडरल काउंसिल. जैसे मैंने बताया कि फेडरल काउंसिल जो है हमारे यहाँ जैसे चीफ सेक्रेटरी है या जो कैबिनेट सेक्रेटरी है. द मेंबर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल यूजुअली बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज विद द बिगेस्ट इलेक्टोरल बेसिस. तो जिसका जो ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र में इसकी स्वीकृति है वो सदस्य भेजता है. और जो 15 राजनीतिक दल हैं वो आपस में राय मशवरा कर लेती हैं कि किस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है. फेडरल काउंसिल इलेक्शन. तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो फेडरल काउंसिल के इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं. स्विट्जरलैंड फेडरल काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड फेडरल असेंबली. जैसे मैंने बताया कि जो संयुक्त संसदीय जो संयुक्त सत्र होते हैं किसके, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, वो निर्धारित करते हैं कि 7 सदस्य कौन होंगे फेडरल काउंसिल के. दैट इज बाय 2 पार्लियामेंट्री कैबिनेट चैम्बर जॉइंटली. द इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 4 years इन दिसंबर. तो दिसंबर के महीने में होता है. वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई जब तक चाहे करवा दो, दिसंबर के महीने में होता है. फॉलोइंग द इलेक्शन ऑफ द एंटायर नेशनल काउंसिल. फिर नेशनल काउंसिल का इलेक्शन होता है. अच्छा, क्या क्या अनिवार्यता है फेडरल काउंसिल के सदस्य बनने के लिए. एनी स्विस सिटीजन which with the right to vote is eligible to stand for election to the federal council. तो कोई भी सदस्य जो कोई भी नागरिक जो वोट देने का अधिकार जिसके पास है वो जो है फेडरल काउंसिल का के चुनाव में खड़ा होता है. एंड डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी एन ऑफिशियल कैंडिडेट और ए मेंबर ऑफ द स्विस पार्लियामेंट. तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार हो, आधिकारिक उम्मीदवार हो, और या कोई जो वहाँ का पार्लियामेंट का सदस्य हो. होता यह है कि कई बार जो पुराने सदस्य हैं वो चुनकर आ जाते हैं, लेकिन कोई नया अगर सदस्य चुनना चाहता, कोई नया व्यक्ति अगर चुनकर जाना चाहता है तो वो उनके किसी भी राजनीतिक पार्टी दल का नहीं भी हो, कोई आम नागरिक भी हो, लेकिन अगर उसको सहयोग मिलता है तो वो चुनकर जो वहाँ की फेडरल काउंसिल वहाँ पर जा सकता है. पार्लियामेंट शुड इंश्योर दैट द डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेज कम्युनिटीज़ ऑफ स्विट्जरलैंड आर फेयरली रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल काउंसिल. जैसे हमारे यहाँ पे है ना कि कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उनकी जो प्रतिनिधि बरकरार रहे, उनको प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले. तो वहाँ भी इस तरह से नियम बनाए गए कि जो फेडरल काउंसिल में ये जो वहाँ के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो भाषाई क्षेत्र हैं, जो डिफरेंट उनके जो क्षेत्र हैं, उनकी जो उपस्थिति है वो भी बरकरार रहे. तो पार्लियामेंट शुड एंश्योर दैट द डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेज कम्युनिटीज़ ऑफ स्विट्जरलैंड आर फेयरली रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल काउंसिल. देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स ऑन दिस. कोई निहित नियम वाली नहीं है, वो मान्यताओं पर आधारित है कि हाँ भाई उस क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम उन क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उस क्षेत्र के उस भाषाई क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम उन भाषाई क्षेत्र को प्रतिनिधि को आगे बढ़ाते हैं. फेडरल काउंसिल इलेक्शन प्रोसेस. फेडरल असेंबली वोट्स बाय सीक्रेट बैलेट इन सेवरल राउंड्स. देखिए वहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या है फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बहुत से चरण में मतदान होते हैं, क्योंकि 246 लोग को ही मतदान करना होता है वहाँ पे जो इलेक्शन बनाने के लिए. हाँ, जनता जो है उन भेजती है जब नेशनल काउंसिल में तब वोट देती है, लेकिन जो वहाँ के 7 सदस्यों को चुनना होता है तो वहाँ पे बहुत बार राउंड में चुनाव होते हैं. तो सर्विंग मेंबर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल स्टैंड फॉर री इलेक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ टाइम इन ऑफिस. तो जो वहाँ के फेडरल काउंसिल के पुराने सदस्य हैं वो भी वापस से चुनकर आ सकते हैं. डिपेंड करता है कि वो उनको कितना सहयोग मिल रहा है और जनता उनको कितना जनता में उनकी कितनी पहुंच है. द सर्विंग मेंबर ऑफ द फेडरल काउंसिल स्टैंड फॉर री इलेक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ टाइम इन ऑफिस. तो अगर निर्भर करता है कि उनकी कितनी जो ऑफिस में कितनी सक्रियता रही है और कितना लोगों तक पहुँच है, उस पर उनको वापस से चुन कर आ सकते हैं. एनी पर्सन एलिजिबल टू बी इलेक्टेड टू द फेडरल काउंसिल कैन रिसीव वोट्स इन द फर्स्ट 2 राउंड्स ऑफ वोटिंग. तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बहुत से चरणों में मतदान होता है फेडरल काउंसिल के लिए 7 सदस्यों के लिए. तो पहले 2 चरण में कोई भी व्यक्ति को वोट मिल सकता है, लेकिन तीसरे चरण में फ्रॉम द 3rd राउंड नो न्यू एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड. तो तीसरे चरण में कोई नया
उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा। ओनली दोज हु रिसीव्ड वोट इन द फर्स्ट 2 राउंड्स कैन रिसीव वोट। तो पहले 2 चरण में जिनको वोट मिलोगे, प्रतिशत जो मतदान मिलोगे, वही तीसरे चरण में जाएंगे। नो, इफ नो कैंडिडेट गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज टू से मोर देन हाफ द वैलिड वोट्स कास्ट, द पर्सन विद द फ्यूएस्ट वोट्स इज एलिमिनेटेड इन द नेक्स्ट राउंड। तो देखो होता क्या है, मान लो 4 सदस्य खड़े हुए हैं पहले राउंड में, तो दूसरे राउंड में भी 4 सदस्य गए, लेकिन तीसरे राउंड में मान लो 2 सदस्यों को कम वोट मिले और एक सदस्य को उससे भी कम वोट मिले, तो जो तीसरा सदस्य है वो रह जाएगा और जो चौथा सदस्य है वो निकल कर आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, वो जो 3 सदस्य हैं वो तीसरे राउंड में जाएंगे और जो चौथा सदस्य है वो निकल जाएगा, उसको जो उसकी जो वोट प्रतिशत थी वो कम थी। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल समवन रिसीव द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स एंड इज देयरफॉर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है ताकि जो सर्वश्रेष्ठ जो उम्मीदवार है वो चुनकर फेडरल काउंसिल में भेजा जा सके। इस तरह से 7 सदस्य चुने जाते हैं। द मेंबर ऑफ द फेडरल काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर्स टर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आफ्टर वर्ड द प्रेसिडेंट्स एंड द 5 प्रेसिडेंट्स ऑफ द स्वीट्स कॉन्फेडरेशन आर इलेक्टेड फॉर द कमिंग ईयर। तो जैसे कि आने वाले समय में बताया कि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं उनकी जो वरीयता के हिसाब से, 7 मेंबर फेडरल काउंसिल। तो ये जो पूरी रूपरेखा है और जो पूरी वहाँ की जो प्रणाली है, उसको ध्यान में अगर आप देखें तो ये देखा सकता है कि वहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके आपस में मतभेद रहते हैं, उनमें मनमुटाव रहता है, लेकिन जब बात आती है फेडरल काउंसिल की तो वो एक मत से बात को रखते हैं और कैबिनेट की जो डिसीजन या जो निर्णय होते हैं उसमें वो पूर्ण स्वीकृति देते हैं। जो भी मतभेद होते हैं वो चुनाव के पहले तक होते हैं। एक बार चुनकर जब चले जाते हैं तो उनमें वो झगड़ा नहीं होता सीट के लिए कि भाई मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। जो वरीयता होती है, जो सीनियर होता है, उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। उसके बाद उसके बाद का होता है वो राष्ट्रपति बनता है, वो 1 साल के लिए होता है। तो उनमें सीटों को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होता कि भाई मैं बनूंगा, हमारा इतने दल हैं, तुम पैसा ले लो उसको बना दो। वो सब चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो उनका जो मॉडल है, स्विट्ज़रलैंड का जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल है, वो पूरे विश्व में एक अनोखा मॉडल है कि कैसे सभी राजनीतिक दल आपस में सहयोग कर कर एक ऐसे व्यक्ति को चुनती हैं जो सरकार चलाता है। और देखिए वहाँ पर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कुछ कह नहीं, दखल नहीं दे सकता। अगर कुछ मान लीजिए मुद्दे आते हैं फिर भी, क्योंकि राजनीतिक दल है तो आपस में मतभेद होंगे ही, आपस में मनमुटाव होंगे ही। तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी मनमुटाव या कोई भी मुद्दे आते हैं तो वो रेफरेंडम के लिए भेज सकते हैं कि भाई जनता निर्णय कर लेगी कि ये चुनाव, ये जो कानून है ये कितना तर्कसंगत है, कितना न्यायपूर्ण है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा दखल नहीं देती, तो रेफरेंडम के ज़रिए जनता इसको निर्णय लेती है। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि सिर्फ एक कैबिनेट सेक्रेटरी के सहयोग से, और कुछ कर्मचारी भी रहते हैं वहाँ पे, लेकिन कैसे कैबिनेट की जो डिसीजंस हैं उसको कैसे प्रभावशाली तरीके से वो आगे जनता को रखते हैं और कैसे जो उनकी जो मांगे हैं उसको वो मांगों को मानते हैं और सुलझाते हैं जो भी परेशानियाँ आती हैं। तो ये एक उत्तम जो है एक उत्तम नमूना है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र में जो वैचारिक मतभेद हैं और वैचारिक आदान प्रदान का और नीति निर्माण का एक उत्तम नमूना है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल आपस में एक साथ होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे उपराष्ट्रपति बनते हैं और कैसे सरकार चलाई जाती है। तो आपको इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया आप मुझसे पूछ लें। और इस वीडियो को अपने जो मैंने पिछली बार नोट्स भेजा था उसको उसके साथ उसको अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा और चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, और अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।